बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पहले डेफिनेशन लिखो। लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको रीड आउट करना। लिखो बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which resist, ठीक है, in change of the pH of the solution, ठीक है, आफ्टर एडिंग, ठीक है, आफ्टर एडिंग H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है, और H2 एक्सटर्नली। अब इसको समझो। देखो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। समझ में आ गया? कब कब देखो पीएच चेंज कैसे होता है, अगर आप एक्सटर्नली क्या करो H प्लस आयन उस पे चेंज हो जाए। एक्सटर्नली आपने ऐसा कुछ करा कि उसके अंदर सॉल्यूशन का H प्लस आयन चेंज हो गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली पीएच चेंज हो जाएगा। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो पीएच चेंज हो जाता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। H2O को चेंज करोगे यानी पानी ऐड कर दोगे तब भी पीएच चेंज हो जाता है। आता है समझ में? तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप H प्लस डाल दो, OH माइनस आयन डाल दो, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो क्या कोशिश करता है कि उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो पाए। बात समझ में आ गई? समझ में आता है? इसका एक प्राइम एग्जांपल है तुम्हारा ब्लड तुम्हारे जो खून है, जो ब्लड है, उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7 to 7.4 7.5 होता है। आपका ब्लड कभी भी, आप इतना एसिडिक या बेसिक फूड कभी भी ले लो, आपके ब्लड का पीएच कभी चेंज नहीं होता है। तो ब्लड एक तरह का बफर सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गया? जो क्या करता है, आप एक्सटर्नली कुछ भी खाओ, ज्यादा आपने एसिडिक फूड खा लिया, ज्यादा बेसिक फूड खा लिया, एसिडिक फूड ज्यादा होता है, बेसिक फूड को तो खैर एग्जांपल नहीं बताऊंगे। एसिडिक फूड हम लोग खा लेते हैं, उसके बावजूद हमारे ब्लड का पीएच कभी चेंज नहीं होता। तो ब्लड हमारे लिए क्या है? बफर सॉल्यूशन। तो इसका प्राइम एग्जांपल लिख सकते हो, ब्लड लिख लो, ब्लड इज द प्राइम एग्जांपल। तो अगली बार कोई पूछे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है तो बता दोगे? बात समझ में आती है? फिर से बता देता हूं, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, आप एक्सटर्नली H प्लस आयन ऐड करो, H माइनस आयन ऐड करो, आपने एक्सटर्नली पानी ऐड कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन क्या कर दिया? डिल्यूटेड कर दिया, उसके बावजूद भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, वो रेजिस्ट करेगा उसको। थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका जो पीएच का लेवल है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। आता है समझ में? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन लिखो, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको देख लेना। और इसके अंदर मैं कॉमन आयन के इफेक्ट का अभी मैंने जो आपको करवाया था वो भी इस पे अप्लाई करूंगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा है। देखो बफर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? बफर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। लिखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहला बफर सॉल्यूशन होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है? तीसरा होता है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इसका पीएच क्या होगा इस बफर सॉल्यूशन का? 7 से कम, और वो उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। आता है समझ में? बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा, और वो उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। आता है समझ में? बफर सॉल्यूशन का काम होता है मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। समझ में आ गया? और लास्ट में न्यूट्रल का पीएच कितना होगा? ऑलमोस्ट 7, और वो उसको मेंटेन करेगा। आता है समझ में? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। देखो, तो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसमें पढ़ा चुका हूं, तो मैं उसका एग्जांपल दे देता हूं। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि किससे बनते हैं, ठीक है? लिखो, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन आर दोस, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन लिखो,
न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस आर दोस, ठीक है, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस आर दोस which made up with weak acid and weak base, जो कि किससे बनाया जाता है, वीक एसिड और वीक बेस से बनाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। उसके लिए पीएच कैलकुलेशन तुम कर चुके हो, फायदा तुम्हें याद दिला देता हूं। जैसे कि वीक एसिड क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, एसिडिक एसिड सबको पता होगा, ये वीक एसिड होता है। वीक बेस NH4OH, ये हमने लिया है लास्ट एग्जांपल, याद होगा। इसके लिए हम पीएच कैलकुलेशन कर चुके हैं। इन बफर सॉल्यूशन के लिए हमें पीएच कैलकुलेशन ही करनी है, और इसके लिए पीएच कितना आया था, दैट इज 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, याद होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसमें किया था, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किया था, समझ में आता है। ये ऑलमोस्ट 7 होगा, 7 के आसपास मेंटेन करके रखता है उसको। आ गया समझ में, दोबारा समझा देता हूं। हमारे टाइप्स ऑफ बफर, 3 तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर हम ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लास्ट 4th वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। न्यूट्रल बफर किससे बनता है, वीक एसिड और वीक बेस से। वीक एसिड लिया, वीक बेस लिया, उसके लिए पीएच कैलकुलेशन करनी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ में आ गया। अब हमें देखने हैं इस टॉपिक के अंदर एसिडिक बफर और बेसिक बफर, समझ में आता है। अब हम देखते हैं एसिडिक बफर के एग्जांपल। तो लिखो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर किससे बनता है, जरा चेक करो ध्यान से। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं, इसलिए बहुत केयरफुली रीड आउट करना। देखो सबसे पहले समझो फिर लिखना। एसिडिक बफर किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एसिडिक बफर बनता है बेटा वीक एसिड से प्लस, एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड डालो और उसका क्या करो, एक कोई कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट ऐड करो। अब समझाता हूं कैसे, जरा ध्यान से इसको चेक करना। बफर सॉल्यूशन क्या, कौन सा वाला बना रहे हो, एसिडिक। तो हमको क्या करना है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई वीक एसिड लेना है, समझ में आता है। और उस वीक एसिड में आपको क्या करना है, उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट ऐड करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई एक वीक एसिड उठाओ, क्या लेते हैं, CH3COOH, एसिडिक एसिड, सब जानते हैं कि वीक एसिड होता है। हमजा बताएगा, हमजा का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस CH3COO-, बहुत बढ़िया, CH3COO- इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो हम लोगों को एक ऐसा सॉल्ट डालना है जिसमें CH3COO- कॉमन आयन हो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा, CH3COO Na, सॉल्ट डालना है, कॉमन आयन होना चाहिए, समझ में आ गया। दोबारा समझा देता हूं। एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जिसमें एक वीक एसिड हो और उसके कॉन्जुगेट बेस वाला कोई सॉल्ट ऐड कर रहा हो, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, वीक एसिड, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट हो गया। आता है समझ में। ये आयन कहां से लाओगे, ऐसा तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि आयन एक्स्ट्रा से अलग से मिलता है, आयन ले जाओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, कोई एक सॉल्ट डालना है जिसमें ऐसा क्या मिल जाए, उसको कॉन्जुगेट बेस मिल जाए उसको अपना। आता है समझ में। एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, CH3COO-। तो इस सॉल्ट में वो बेस मिल गया, और अभी हमने कॉमन आयन इफेक्ट इसी पे किया था, ध्यान पड़ गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वीक एसिड होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब बादल बताएगा, बादल इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बता क्या होगा, H+। इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बता, कौन बताएगा, पीछे तुम बताओ। इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस CN-, फिर भूल जाते हो H+ तो कॉमन होता है, तो फिर यहां क्या होती है, HCN का कॉन्जुगेट बेस CN-, तो कोई ऐसा सॉल्ट लो जिसमें CN- भी हो, NaCN, समझ में आता है। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट। सोच समझ के जवाब दिया करो, समझ में आता है। मैंने पहले भी बता रखा तुम लोगों को, एसिड और बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, H+ आयन का। और H+ आयन का फर्क होता है, तो तुमने वही चीज बोल दी, तो फिर डिफरेंस कहां से है, आता है समझ में। तो सोच समझ के बोला करो। HCN का कॉन्जुगेट बेस होता है CN-, समझ में आता है। एक ऐसा सॉल्ट उठाओ जिसमें CN- हो, तो क्या ले लिया हमने, NaCN, सोडियम साइनाइड। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। अगली बार कोई पूछे कि कोई एसिडिक बफर का एग्जांपल बताओ, बड़ा सिंपल है, क्या बताना है, एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट कंबाइनली क्या कहलाता है, एसिडिक बफर।
हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड क्या कहलाता है? कंबाइनली एसिडिक बफर। आता है समझ में? तो इसको ध्यान रखना है, क्या लेना है उसके अंदर? एक वीक एसिड लेना है और एक कॉन्जुगेट बेस, उसी के कॉन्जुगेट बेस वाला एक सॉल्ट ले लेना है। समझ में आ गया? इसी तरह से बेसिक बफर पे बात करते हैं। बेसिक बफर क्या होते हैं? जिसमें क्या हो, एक तो वीक बेस हो हाँ, कॉन्जुगेट एसिड का क्या हो? सॉल्ट। आता है समझ में? एक वीक बेस ले लो और उसका कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट ले लो। वीक बेस बोलो कौन सा है? NH4 बहुत बढ़िया, NH4 सबको पता है, एक वीक बेस है। अब इसका, इस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन बताएगा? तुम बताओ। तुम एग्जांपल ये भी तो ले सकते थे, फिर तुम खुद ही भूल जाते हो। अमोनिया NH3। अब ये इसके लिए बता दो, ये क्या है? एक वीक बेस, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? इट्स NH4 प्लस बेटा, NH4 प्लस, ध्यान रखो NH4 प्लस। समझ में आता है? और मैं तुमसे कहा था कि अमोनिया और इसमें फर्क नहीं होता, इसके लिए भी क्या होगा? NH4 प्लस। समझ में आता है? क्लियर हो गया? तो तुम ये लो चाहे ये लो, समझ में आता है? इन दोनों के लिए कॉन्जुगेट हमारे लिए क्या हो गया? NH4 प्लस। समझ में आता है? अब NH4 प्लस का ऐसा कोई सॉल्ट ले लो, ये कॉमन आ गया, इसका कोई सॉल्ट उठाओ तो उसका सॉल्ट का नाम क्या होगा? NH4Cl ले लो। आता है समझ में? NH4Cl। समझ में आ गया? क्या करना है? एक वीक बेस उठाओ, जैसे अमोनिया उठा लिया, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? अमोनियम आयन, उसका एक सॉल्ट उठा लो NH4 प्लस। ये एग्जांपल और एग्जांपल कोई फर्क नहीं है। समझ में आता है? तो ऐसे करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एक बेसिक बफर। समझ में आता है? दोबारा समझ लो, बफर सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीक एसिड और वीक बेस से बनाया जाता है। ठीक है? एसिडिक बफर किससे बनाया जाता है? वीक एसिड और बेस के सॉल्ट से। एग्जांपल ले लिया तुम्हारे सामने। इसी तरह से बेसिक बफर कैसे बनाया जाता है? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के सॉल्ट से। आता है समझ में? और उसका एग्जांपल क्या है? अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आता है? बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये बनाओ फटाफट, उसके बाद हम लोग इनके पीएच कैलकुलेशन करेंगे। हमारा काम यही है कि इनके पीएच की कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है? We have to find out the pH for both these type of buffers. उसके लिए हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। फटाफट से उतारो शाबाश। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा डेफिनेशन के अंदर कि आप बफर सॉल्यूशन क्या करता है? एक्सटर्नली अगर आप H+ आयन ऐड करो या OH- आयन ऐड करो, ये क्या करता है? पीएच में चेंज होने नहीं देता, कोशिश करता है कि ना हो। आता है समझ में? जैसे जरा एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या होगा। जैसे मैंने मान लो एक एसिडिक बफर ले लिया, कौन सा? एसिडिक बफर। देखते हैं, फिर उसके बाद पीएच कैलकुलेशन करेंगे। एसिडिक बफर लिया तो तुरंत एग्जांपल सामने आ जाना चाहिए। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? CH3COOH, एक वीक एसिड ले लिया तुमने, और साथ में क्या लेना है? इसका एक सॉल्ट, कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट, वो कौन सा होगा? Na, सोडियम एसिटेट। आता है समझ में? ये उसका कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, तोड़ते हैं इनको, क्या क्या टूटेगा? वो तो सॉल्ट है, वो पूरा टूट जाएगा। देखो जरा ध्यान से क्या बनेगा? CH3COONA, ये तो पूरा टूट गया, एक सॉल्ट है। तो क्या बना? CH3COO नेगेटिव, प्लस में क्या बना? Na पॉजिटिव। समझ में आता है? और दूसरी चीज क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड कंप्लीटली टूटता नहीं। समझ में आता है? 100 डालोगे तो कितना टूटेगा? 10 से भी कम। रिवर्सिबल में दिखा देता हूँ, तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। CH3COO नेगेटिव और प्लस में क्या बनेगा? H+। ये वीक है इसलिए बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, बहुत ही कम आयनाइज होता है। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, ये ऐसे करके अब तुमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, इस सॉल्ट के अंदर ये एसिडिक एसिड डाल दिया। अब देखो हम फर्क देखें कि मैंने आपसे कहा था कि H+ आयन डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा, कोशिश करेगा ये कि H+ आयन को क्या बाहर जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या करते हैं? रिड्यूस। मान लो मैंने क्या किया? केस 1 में मैंने क्या किया? मैंने H+ आयन ऐड किया। I have added H+ आयन एक्सटर्नली। अब देखना जरा ध्यान से होगा, ठीक है? अगर मैंने कर दिया, अगर मैंने H+ आयन ऐड कर दिया इसके अंदर और अगर वो H+ आयन रह गए तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? इस H+ आयन को इसको क्या करना है? खत्म। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने ऐड किया उसको खत्म करना है, अगर पीएच मेंटेन करना है तो। अगर उसने खत्म नहीं किया तो पीएच चेंज हो जाएगा। तो ये H+ आयन क्या होता है? जरा ध्यान से देखो,
ये तो बहुत ही कम है, इसको देखना जरा ध्यान से। ये जो है हमारे पास आयन ये बहुत ही कम है, लेकिन ये जो सॉल्ट आयन दे रहा है वो तो बहुत सारे दे रहा है ना। तो ये H+ आयन इसके साथ मिलके, ये क्या है, एसिटेट आयन, ये H+ आयन एसिटेट आयन के साथ जो एक्सटर्नली आपने H+ आयन ऐड किए हैं वो सॉल्ट के एसिटेट आयन से मिलके, ध्यान से जरा चेक करना, ये कौन से एसिटेट आयन है, सॉल्ट के, थ्रू सॉल्ट, समझ में आता है। सॉल्ट के एसिटेट आयन के साथ मिलके H+ आयन किसको जनरेट करता है, CH3CW। खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, बात समझ में आती है। तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, CH3CW जनरेट हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा पहला केस हो गया, ये किस तरह से H+ आयन को एक्सटर्नली खत्म कर देगा। सेकंड केस देखो, मान लो आपने एक्सटर्नली, सेकंड केस ऐड किया, एक्सटर्नली आपने ऐड किया OH- आयन, कुछ ऐसा आपने किया कि एक्सटर्नली आपने OH- आयन डाल दिए। अगर OH- आयन डाल दिए, इसका pH बढ़ना चालू हो जाएगा, आता है समझ में। तो अगर इसको उसको pH को बढ़ने नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा, OH- आयन को खत्म। ये OH- आयन जो है ये H+ आयन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इनके साथ मिलके क्या करेगा, पानी बनाएगा। ये H+ आयन प्लस OH- आयन वो क्या बना लेंगे, H2O। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे यहां से आपने H+ आयन हटाए, ध्यान से समझना, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया ना, हटा दिया आपने तो प्रोडक्ट कम हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने H+ आयन जो है OH- आयन के साथ पानी बना रहे हैं, तो H+ आयन हट ही तो रहे हैं। जब लीक एटलीट प्रिंसिपल लगाओ, जैसे ही आपने प्रोडक्ट को हटाया तो ये उसको बैलेंस करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, आता है समझ में। तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वो भी कंज्यूम हो गए और ये भी उसकी मात्रा भी बनी रही। अगर ये अब जरा सोचो कि अगर ये H+ आयन के साथ मिल रहे हैं OH- से, तो H+ कम हो गया तो pH फिर से क्या हो जाना चाहिए, कम, आता है समझ में। तो ऐसा होना नहीं, pH बढ़ जाना चाहिए, H+ आयन कम हो रहा है, आता है समझ में, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, ये तो खत्म नहीं होना चाहिए इसकी क्वांटिटी। तो ये H+ आयन कैसे जनरेट होने लग जाएंगे, लीक एटलीट प्रिंसिपल के हिसाब से। ये वाली जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है रिवर्सिबल, वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट घटा तो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी क्यों जा रही है, ताकि H+ आयन वापस से क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, जो घटे हैं वापस बढ़ जाए, समझ में आ गया। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, OH- आयन भी बैलेंस हो गए यहां से, और ये H+ आयन तो बैलेंस हो ही गए, आ रहा है समझ में। तीसरी कंडीशन आपने क्या करा, आपने एक्सटर्नली वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड करा, वाटर। वाटर ऐड करने का मतलब होता है आपने डिल्यूजन किया है, डिल्यूट कर दिया सिस्टम, आता है समझ में। अब जरा ध्यान से आप देखो, बड़ा आसान है। अगर आपने वाटर ऐड किया तो हुआ क्या, जरा चेक करो। अच्छा, पहले इस H+ आयन का मेरे को कंसंट्रेशन निकालना है। लेट अस सपोज पानी ऐड करने से पहले, वो कैसे निकालूंगा, द मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये तो होता है। कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, मोल बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आपने क्या किया, पानी ऐड कर दिया तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ गया, आता है समझ में, क्योंकि आपने पानी ऐड किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन घट गया तो pH चेंज हो जाएगा, pH क्या है, बढ़ेगा, और इसको pH को बढ़ने नहीं देना है। दोबारा समझा देता हूं, आपने जैसे ही पानी ऐड किया तो जरा ध्यान से देखो फर्क किस पे पड़ा, वॉल्यूम चेंज हो गया, पानी ऐड करके वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन घट गई, H+ आयन की कंसंट्रेशन घट गई तो pH क्या हो गया, बढ़ने लग गया। अब इसके लिए तो समस्या हो गई ना, तो इसको क्या कैसे कैसे किस तरह से टैकल करेगा ताकि pH क्या हो, चेंज ना हो, आता है समझ में। तो इसके लिए क्या करेगा, जरा सोचो। वैसे तो बहुत सिंपली दिखाई दे रहा है, जैसे H+ का कंसंट्रेशन घटने लगा, ये तो घट रहा है, प्रॉब्लम यही आ रही है, प्रोडक्ट घट रहा है, लीक एटलीट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, उसको वापस मैनेज कर लीजिए। या तो फिर इसको आप ओस्टवार्ड लॉ से दिखा सकते हो। देखो ओस्टवार्ड लॉ, ये मैं एक नई चीज है जो आपको यही पढ़ा दूंगा, जरा चेक करो। ओस्टवार्ड लॉ क्या कहता है, ओस्टवार्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी वीक एसिड हो, अगर उसको आप डिल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिल्यूट कर रहे हो, तो उसका जो आयोनाइजेशन होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोबारा समझा देता हूं। अगर ओस्टवार्ड लॉ क्या कहलाता है, ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई वीक एसिड को अगर आपने डिल्यूट किया, यानी कि वीक एसिड में आपने पानी डालते गए, समझ में आता है, तो अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाए, मतलब वो और टूटेगा, यही हो रहा है यहाँ। अब वो कैसे, जरा चेक करो।
वीक एसिड के लिए आपने के का वैल्यू निकाला था, सॉरी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा का वैल्यू निकाला था, वो क्या था अंडर द रूट के बाई सी, याद होगा, क्लियर हो गया। अब जरा चेक करो, अगर आपने पानी ऐड किया, अगर आपने पानी ऐड किया तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये देखो कंसंट्रेशन, यहां जरा ध्यान से देखो, वॉल्यूम बढ़ा रहे तो कंसंट्रेशन कम हो रही थी, अगर कंसंट्रेशन कम होएगी तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो वो कह रहा है। बात समझ में आती है क्या? तो मतलब कहने का बड़ा सिंपल है कि अगर आप मान लो कि आपने एक बकेट के अंदर एक वीक एसिड डाल दिया जो कि टूट नहीं रहा है, बड़ी समस्या आ रही है, तो आप ऊपर से पानी डालते जाओ, क्या डालते जाओ, पानी। ओस्वाल्ड का नियम ये कहता है, ये ओस्वाल्ड का लॉ किस पे लगता है, वीक एसिड और वीक बेस। ये कहता है कि अगर कोई वीक एसिड और वीक बेस है जो कि टूट नहीं रहा है, तो अगर उसमें अगर आप बाहर से पानी डाल दोगे तो जहां वो 100 में से 10 ही टूट रहा था तो 100 में से 20 टूटेगा, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। आता है समझ में? ऐसे यहां हुआ, यहां क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ गया, H+ की कंसंट्रेशन घट गई, समझ में आ गया। अब यहां ओस्वाल्ड का लॉ लग गया, ओस्वाल्ड के लॉ के हिसाब से अगर आप पानी डालते हो तो वीक एसिड और ज्यादा क्या होता है, आयनाइज होता है, फॉरवर्ड में जाएगा, समझ में आ गया। तो ये फॉरवर्ड में गया तो H+ का आयन का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गया, क्योंकि ये घट रहा है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखने के बाद मैं ओस्वाल्ड लॉ लिखूंगा, लेकिन पहले आराम से ये तीनों चीजें ऐड करोगे किस तरह से करके लिखो। केस फर्स्ट में लिख लेना, मैं लाइनें नीचे इसको ध्यान से उतारते जाओ। H+ आयन न्यूट्रलाइजेस, ठीक है, बाय CH3COOH माइनस आयन, ठीक है। पहले केस में तो ये हो गया, क्योंकि आपने क्या किया था, एक्सटर्नली H+ आयन को ऐड किया था, उसको न्यूट्रलाइज करना था, वो भी कौन से, गिवन बाय सॉल्ट, गिवन बाय सॉल्ट। सॉल्ट के द्वारा दिए गए जो हमारे पास CH3 एसिडेट आयन थे, उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नली एडेड H+ आयन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये लाइन इसके साथ उतार ले, फिर से चेक कर लो एक बार, एसिडिक बफर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि H+ आयन ऐड करें, OH- आयन ऐड करें या पानी ऐड करें, तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे अपने आप को मैनेज करता है, किस तरह से बैलेंस करता है। अगर H+ आयन ऐड किया तो H+ आयन को कौन मैनेज कर लेगा, सॉल्ट का एसिडेट आयन, उसके साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक एसिड। वैसे एसिडिक एसिड जो है इसकी मात्रा कम है। सेकंड वाला OH- आयन डाल दिया आपने, वो H+ आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि वैसे ही बहुत ही कम है, उनके साथ वो रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा। पर हमारे साथ फिर से समस्या हो गई, अगर H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयन क्या हो गए, कम है, pH फिर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है उस टाइम पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हट रहा है यहाँ से, तो ली कैटली प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, H+ आयन वापस बढ़ जाएगा। तीसरा केस क्या किया आपने, पानी ऐड किया, तो पानी ऐड किया तो बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम बढ़ गया, H+ आयन घटने लगे, तो pH की वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसको ली कैटली प्रिंसिपल के हिसाब से और ओस्वाल्ड के हिसाब से, दोनों लॉ से समझा सकते हो। ली कैटली के हिसाब से अगर H+ आयन यहाँ से जाते रहे तो ये कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वापस H+ आयन बन जाएगी। या फिर आप इसको ओस्वाल्ड से सिखा सकते हो। ओस्वाल्ड क्या कहता है, अगर वीक एसिड का आपने डिलीशन कर दिया तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने लगता है। तो आप इसको लिखो, अलग से लिखो ओस्वाल्ड लॉ, इसको अलग से लिखो ओस्वाल्ड लॉ। क्या लिखोगे, लिखो ओस्वाल्ड लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, degree of ionization of weak acid or base increases, ठीक है, after डिफ्यूजन। आता है समझ में, इसको सिंपल
सिंपली ऐसा देख सकते हो ये हम वीक एसिड बेस के लिए निकाल चुके हैं। वीक एसिड के लिए अल्फा क्या होता है, अंडर द रूट लिख लो K/C, ये याद होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर आपने डिल्यूजन किया मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया, रिड्यूस। कंसंट्रेशन कम हो गया तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ये उसका सिंपल सा एग्जांपल है। समझ में आता है? ये हमारा ओसवर्ड लॉ, और ये याद होना चाहिए तुम्हें, कभी कोई पूछ ले क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओसवर्ड लॉ क्या होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दिमाग में घुस गया? अब चलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो भी काम किया फाइनली हम उस पर पहुंच रहे हैं, जिस पर पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। ठीक है, तो टॉपिक लगाओ पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर ये लिख लिया सबने। अब देखो मैं पीएच कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ एसिडिक बफर की, सेम टू सेम किसके लिए होगी, बेसिक बफर के लिए। टर्म चेंज होंगी और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। और जो मैं यहाँ पर कॉमन एंड इफेक्ट में किया था वही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ।